नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, घूर्णी गति को दृढ़ पिंड गतिकी भी कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि दृढ़ पिंड किसे कहते हैं। दोस्तों, दृढ़ पिंड वह होता है जो गैर विकृति होता है। यदि किसी पिंड के आंतरिक दो बिंदुओं के बीच की दूरी नहीं बदलती है तो उस पिंड को दृढ़ पिंड कहते हैं। प्रकृति में पूर्णतः दृढ़ पिंड मिलती नहीं है। सभी वास्तविक वस्तुएं कुछ हद तक विकृत होती है, लेकिन दृढ़ पिंड कई स्थितियों में बहुत उपयोगी होती है जहां विकृति नगण्य होती है। आइए दोस्तों, दृढ़ पिंड सिमुलेशन को समझते हैं। भौतिकी में दृढ़ पिंड ठोस की उस आदर्श अवस्था को कहते हैं जिसमें कोई विकृति नहीं होती है। दूसरे शब्दों में इसे कुछ ऐसा भी कहा जा सकता है कि दृढ़ पिंड के किसी दो कणों का मध्य दूरी समय के साथ अचर रहती है, चाहे इस पर कोई भी बाह्य बल क्यों न लगाया जा रहा हो। आइए दृढ़ पिंड का एक निश्चित अक्ष के साथ घूमते हुए दृढ़ पिंड के कुछ उदाहरण को चित्र के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, हम अपने दैनिक जीवन में दृढ़ पिंड को एक निश्चित अक्ष के साथ घूमते हुए देखा होगा, जैसे छत में लगा हुआ पंखा और मोटर व्हीकल में स्टीयरिंग व्हील का निश्चित अक्ष के साथ घूर्णन करना और पृथ्वी का निश्चित अक्ष में घूर्णन करना, और मिट्टी के बर्तन बनाने वाली मशीन इत्यादि। आइए दोस्तों, जानते हैं कि एक दृढ़ पिंड में किस प्रकार की गतियां हो सकती है। दोस्तों, वैसे तो दृढ़ पिंड के पास विभिन्न प्रकार की गति होती है, लेकिन हम सबसे पहले जानते हैं स्थानांतरीय गति के बारे में। चित्र में एक दृढ़ पिंड है जिसके दो बिंदु हैं, P1 और P2। अब दोनों बिंदु का गति तल के नीचे की ओर ऐसी है कि इसके सभी कण साथ साथ चल रहे हैं, अर्थात किसी क्षण सभी कण समान वेग से चलते हैं। इसे ही स्थानांतरीय गति कहते हैं। आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं स्थानांतरीय गति को। स्थानांतरीय गति में क्या होता है कि पिंड के सारे कण समानांतर पथ में गति कर रहे होते हैं। पिंड के अंदर किसी दो बिंदु के बीच बनी रेखा गति के पहले और गति के बाद आपस में समानांतर होते हैं। इसे ही स्थानांतरीय गति कहते हैं। दोस्तों, स्थानांतरीय गति और घूर्णी गति के योगफल को लोटनी गति कहते हैं। उदाहरण के लिए साइकिल का पहिया, जिसमें स्थानांतरीय गति और घूर्णी गति दोनों होते हैं। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं द्रव्यमान केंद्र को। द्रव्यमान केंद्र का उत्पत्ति हमेशा गांठ से होती है। वीडियो को देखिए। यदि पिंड के आकार को आव्यूह द्वारा परिवर्तित किया जाता है या मूल बिंदु से निर्देशांक के द्वारा खिसका दिया जाता है तो नया द्रव्यमान केंद्र आकार के द्वारा निर्धारित नहीं होगा। आइए द्रव्यमान केंद्र को चित्र के माध्यम से समझते हैं। एक रिंच को हवा में प्रक्षेप गति में फेंका जाता है। प्रक्षेप गति के पथ को आप चित्र में देख सकते हैं। रिंच घूम भी रहा है और साथ साथ प्रक्षेप गति में भी है। इस स्थिति में रिंच का किसी एक कण का पथ को समझना मुश्किल होता है। तो इस स्थिति में हम रिंच का द्रव्यमान निकालेंगे और उसके सापेक्ष में अन्य कणों का भी। आइए द्रव्यमान केंद्र के परिभाषा को जानते हैं। एक साधारण दृढ़ पिंड जिसमें एक समान घनत्व होता है, द्रव्यमान का केंद्र केंद्रक पर स्थित होता है।
किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र एक ऐसा बिंदु है जहां पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित किया जा सकता है। दोस्तों, चित्र में जैसा कि वर्ग है, वृत्त है और त्रिभुज भी है और इसमें द्रव्यमान हर जगह बराबर मात्रा में है, तो द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा? दोस्तों, द्रव्यमान केंद्र हमेशा पिंड के केंद्रक बिंदु में होता है। आइए द्रव्यमान केंद्र के दो कणों के निकाय को समझते हैं। माना कि दो कण है जिसका मूल बिंदु O से दूरी क्रमशः x1 एवं x2 है। इन कणों के द्रव्यमान क्रमशः m1 एवं m2 है। इन दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र C बिंदु होगा जिसका O से दूरी x का मान होगा, जिसे इस समीकरण से मिलेगा x बराबर m1x1 प्लस m2x2 बटे m1 प्लस m2। आप इसे अपनी कॉपी में लिख लें। अब यदि दोनों कणों का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा, मतलब m1 बराबर m2, तो x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 हो जाएगा। इसका मतलब समान द्रव्यमान के दो कणों का द्रव्यमान केंद्र ठीक उनके बीचों बीच होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं द्रव्यमान केंद्र n कणों की निकाय के बारे में। सबसे पहले केस 1 को जानते हैं, जिसमें सभी कण एक सीधी रेखा में होते हैं। यदि हमारे पास n कण है जिसका द्रव्यमान क्रमशः m1, m2 mn है, जो x अक्ष के रूप में एक सीधी रेखा में है, तो परिभाषा के अनुसार कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र इस समीकरण से मिलेगा x बराबर m1x1 प्लस m2x2 mnxn बटे m1 प्लस m2 mn। केस 2 को जानते हैं, जब कण एक सीधी रेखा में नहीं हो। मान लीजिए कि हमारे पास 3 कण हैं जो सीधी रेखा में नहीं है। हम सतह में x और y अक्ष को परिभाषित कर सकते हैं जिसमें कण निहित है और निर्देशांक द्वारा 3 कणों की स्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्रमशः x1 y1, x2 y2 और x3 y3 से। अब जब कण एक सीधी रेखा में नहीं है, तो मान लीजिए कि हमारे पास 3 कण है जिसका द्रव्यमान क्रमशः m1, m2 और m3 है। 3 कणों के निकाय के द्रव्यमान केंद्र P को निर्देशांक xy द्वारा परिभाषित और स्थित किया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस प्रकार पहले कण का द्रव्यमान होगा m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 बटे m1 प्लस m2 प्लस m3, या x बराबर सिग्मा mi xi बटे सिग्मा mi। दूसरे कण का द्रव्यमान केंद्र होगा y बराबर m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 बटे m1 प्लस m2 प्लस m3, या y बराबर सिग्मा mi yi बटे सिग्मा mi। अब हम इसे 2D या 3D अंतरिक्ष में n कण प्रणाली के लिए सामान्यीकृत कर सकते हैं, जहां x बराबर m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 बटे m1 प्लस m2 प्लस m3 होगा, या x बराबर सिग्मा mi xi बटे सिग्मा mi। उसी प्रकार y बराबर हो जाएगा सिग्मा mi yi बटे सिग्मा mi, और z बराबर सिग्मा mi zi बटे सिग्मा mi। अब हम लिख सकते हैं कि सिग्मा mi बराबर m यानी सभी द्रव्यमान के योग को बताएगा। अगर सभी द्रव्यमान समान होगा तो इस स्थिति में x बराबर सिग्मा xi बटे n हो जाएगा और y बराबर सिग्मा yi बटे n होगा और z बराबर सिग्मा zi बटे n हो जाएगा। अब यदि संदर्भ के फ्रेम के मूल बिंदु
समन्वय प्रणाली को द्रव्यमान का केंद्र चुना जाता है तब सिग्मा mi(xi) बराबर 0 हो जाएगा, सिग्मा mi(yi) भी 0 हो जाएगा, उसी प्रकार सिग्मा mi(zi) भी 0 हो जाएगा। दोस्तों, जब दृढ़ पिंड में बड़ी संख्या में कण मौजूद हैं तो एक कण के ऊपर योग करना असंभव है। चूंकि कणों के बीच का स्थान छोटा है, इसीलिए हम पिंड के द्रव्यमान को निरंतर वितरण के रूप में मान लेते हैं। हम पिंड के द्रव्यमान को छोटे तत्वों में विभाजित करते हैं, अर्थात dm1, dm2, dm3 dmn मूल बिंदु से दूरियां x1, x2, xi xn तक। तब द्रव्यमान केंद्र होगा x बराबर सिग्मा dmi xi बटे सिग्मा dmi या x बराबर समाकलन xdm बटे m। जैसा कि dm बहुत छोटा द्रव्यमान है, उसी प्रकार y बराबर समाकलन ydm बटे m और z बराबर समाकलन zdm बटे m हो जाएगा। अब हम यदि x, y और z को एक स्थिति सदिश r के रूप में निरूपित करते हैं तो हम द्रव्यमान केंद्र को सदिश के रूप में कुछ इस प्रकार लिखेंगे, r बराबर समाकलन rdm बटे m। द्रव्यमान केंद्र की गति को जानते हैं। दोस्तों, द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा जानने के बाद हम कणों के निकाय का भौतिक महत्व को समझेंगे। इसीलिए समीकरण को फिर से इस प्रकार लिख सकते हैं, mr बराबर सिग्मा mi(ri) बराबर m1r1 प्लस m2r2 mn(rn) तक। दोस्तों, अब ऊपर के समीकरण के दोनों पक्षों को समय के सापेक्ष अवकलित करने पर हमें एक नया समीकरण मिलेगा, m dr बटे dt बराबर m1 dr1 बटे dt प्लस m2 dr2 बटे dt प्लस mn drn बटे dt, या mv बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस mn vn तक, जहाँ v1 बराबर dr1 बटे dt ये पहले कणों का वेग को दर्शाता है, वहीं v2 बराबर dr2 बटे dt दूसरे कणों का वेग को बताता है, और v बराबर dr बटे dt द्रव्यमान केंद्र का वेग को बताता है। अब समीकरण को समय के सापेक्ष अवकलित करने पर हमें नया समीकरण मिलेगा कुछ ऐसा, m dv बटे dt बराबर m1 dv1 बटे dt प्लस m2 dv2 बटे dt प्लस mn dvn बटे dt, या ma बराबर m1a1 प्लस m2a2 प्लस mnan, जहाँ a1 बराबर dv1 बटे dt पहले कण का त्वरण को बताता है, वहीं a2 बराबर dv2 बटे dt दूसरे कण का त्वरण को बताता है, और a बराबर dv बटे dt द्रव्यमान केंद्र का त्वरण को बताता है। दोस्तों, न्यूटन के द्वितीय नियमानुसार पहले कण पर लगने वाला बल है F1 बराबर m1a1 और दूसरे कण पर लगने वाला बल है F2 बराबर m2a2। तब हम समीकरण को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ma बराबर F1 प्लस F2 प्लस Fn तक। दोस्तों, न्यूटन के तृतीय नियम से जानते हैं कि ये आंतरिक बल सदैव बराबर परिमाप के और विपरीत दिशा में काम करने वाले जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं, इसीलिए समीकरण में बलों को जोड़ने में इनका योग शून्य हो जाता है। तो समीकरण को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ma बराबर f ext, जहाँ f ext निकाय के कणों पर प्रभावी सभी बाह्य बलों का
सदिश योग को बताता है। दोस्तों, ma बराबर Fext समीकरण बताती है कि कणों के किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र इस प्रकार गति करता है कि जैसे निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान उसमें संकेंद्रित हो और सभी बाह्य बल उसी पर आरोपित हो। आइए दोस्तों, द्रव्यमान केंद्र के कुछ गुण को समझते हैं। यदि कोई निकाय किसी बाहरी बल का अनुभव नहीं करता है तो निकाय का द्रव्यमान केंद्र विराम अवस्था में रहेगा, या यदि वह पहले से ही चल रहा है तो निरंतर वेग से आगे बढ़ेगा। दूसरा गुण है कि यदि कोई बाहरी बल है तो F बराबर ma के अनुसार द्रव्यमान केंद्र त्वरित हो जाता है। और तीसरा गुण है, खास तौर पर न्यूटन के नियमों का पालन करते हुए एक निकाय का द्रव्यमान केंद्र को एक बिंदु द्रव्यमान के रूप में भी माना जा सकता है। आइए दोस्तों, द्रव्यमान केंद्र को चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि चित्र में हम देख रहे हैं कि एक बल्ला को हवा में फेंका जाता है, तो दोस्तों क्या होता है कि बल्ला के विभिन्न भाग काफी जटिल पथों का अनुसरण करते हैं, लेकिन द्रव्यमान केंद्र एक परवलयाकार पथ पर चलता हुआ पाया जाएगा। दोस्तों, परवलयाकार पथ में विस्फोट को समझते हैं। दोस्तों, किसी प्रक्षेप्य के खंडों का द्रव्यमान केंद्र विस्फोट के बाद भी उसी परवलयाकार पथ पर चलता हुआ पाया जाएगा जिस पर यह विस्फोट न होने पर भी चलता। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेखीय संवेग की परिभाषा करने वाला व्यंजक है P बराबर mv। अब न्यूटन के द्वितीय नियमानुसार F बराबर dp बटे dt, जहां F कणों पर आरोपित बल को दर्शाता है। आइए दोस्तों, n कणों के निकाय के लिए संवेग को समझते हैं। माना कि n कण का द्रव्यमान है m1 m2 mn तक और n कणों का वेग है v1 v2 vn तक। अब पहले कणों का रेखीय संवेग है p बराबर m1 v1 और दूसरे कणों का रेखीय संवेग है p बराबर m2 v2। अब n कणों के इस निकाय का कुल रेखीय संवेग एकल कणों के रेखीय संवेगों के सदिश योग के बराबर होता है। तो हम समीकरण को कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, P बराबर P1 प्लस P2 प्लस Pn तक, या M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस Mn Vn। समीकरण को तुलना करने पर हमें मिलता है P बराबर mv, जहां P रेखीय संवेग को दर्शाता है, m कण के द्रव्यमान को और v कणों के वेग को दर्शाता है। अब पहले के समीकरण को समय के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें एक नया समीकरण मिलता है dp बटे dt बराबर m dv बटे dt बराबर ma। अब समीकरण को तुलना करने पर हम पाएंगे dp बटे dt बराबर Fext। यह न्यूटन के द्वितीय नियम का कथन है जो कणों की निकाय के लिए लागू किया जाता है। अब यदि कणों के किसी निकाय पर लगे बाह्य बलों का योग शून्य हो तो समीकरण के आधार पर dp बटे dt बराबर शून्य होगा या p बराबर अचरांक होगा। अतः जब कणों के किसी निकाय पर लगे बाह्य बलों का योग शून्य होता है तो उस निकाय का कुल रेखीय संवेग अचर रहता है। यह कणों के एक निकाय के लिए लागू होने वाला रेखीय संवेग के संरक्षण का नियम को बताता है। आइए दोस्तों, रेखीय संवेग का संरक्षण के कुछ गुण को समझते हैं। जब निकाय पर लगने वाला कुल बाह्य बल शून्य होता है तो इसके द्रव्यमान केंद्र का वेग परिवर्तित नहीं होता है, इसे आप ध्यान रखें। और दूसरा गुण है कि यदि निकाय पर लगने वाला कुल बाह्य बल शून्य हो तो द्रव्यमान केंद्र अचर वेग से ही चलता है, अर्थात
मुक्त कण की तरह समगति से सरल रेखीय पथ पर चलता है। दोस्तों, अब हम भारी नाभिक का विखंडन को समझेंगे। जैसा कि चित्र में हम देख रहे हैं कि एक भारी नाभिक Ra दो हल्के नाभिक Rn तथा अल्फा कण He में विखंडित हो रहे हैं। वहीं दूसरे चित्र में हम ये देख रहे हैं कि उसी भारी कण Ra का विरामावस्था में द्रव्यमान केंद्र का विखंडन हो रहा है। अब दोनों उत्पन्न हुए कण एक दूसरे की विपरीत दिशा में गतिमान होते हैं। इस प्रकार निकाय का द्रव्यमान केंद्र एक समान गति में ही रहता है। आइए दोस्तों, अब हम दो नक्षत्रों का बाइनरी निकाय को समझेंगे। आप चित्र को देखिए और समझने की कोशिश करें। दोस्तों, चित्र में S1 बिंदु युक्त रेखा को दर्शाता है और S2 ठोस रेखा को दर्शाता है, जो बाइनरी निकाय को बनाते हैं, जिसमें निकाय का द्रव्यमान केंद्र एक समान गति में होता है। वहीं दूसरे चित्र में उसी बाइनरी निकाय को संबोधित करता है जब द्रव्यमान केंद्र C स्थिर अवस्था में रहता है। आइए दोस्तों, दो नक्षत्रों के बाइनरी निकाय के कुछ गुण को जानते हैं। बाइनरी निकाय बनाते हुए दो नक्षत्रों का द्रव्यमान केंद्र की सरल रेखा में समान गति होता है और द्रव्यमान केंद्र के परित नक्षत्रों की वृत्ताकार कक्षाएं होती है। दो सदिशों का सदिश गुणनफल। आप सभी इसे ध्यान से समझने की कोशिश करें। कोई सदिश A है और दूसरा सदिश B है। अब हम दोनों सदिशों का गुणा करेंगे, यानी कि सदिश A क्रॉस सदिश B, जो होगा AB sin थीटा। यहाँ थीटा दोनों सदिशों के बीच बनने वाले कोण को दर्शाता है। दोस्तों, अब हम लोग दाहिने हाथ का नियम को समझेंगे। इसे चित्र से समझते हैं। यदि आप सदिश A एवं सदिश B के तल के अभिलंबवत रेखा के परित अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को इस प्रकार मोड़े कि उनके सिरे A से B की ओर इंगित करे, तब क्या होगा दोस्तों? तब इस हाथ का फैला हुआ अंगूठा C की दिशा को बताएगा। आइए एक और चित्र से समझते हैं। दाहिने हाथ के नियम को सरल रूप में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। कोई एक स्क्रू है जो सदिश U से सदिश V की ओर दिशा में खुलती है। स्क्रू का सिरा C की दिशा को बताएगा, जो कि दो सदिशों U और V का सदिश गुणनफल दर्शाता है। हमें यह भी याद रखने चाहिए कि सदिश A और सदिश B के बीच कोण बनते हैं। चित्र में इसे थीटा से दर्शाया गया है। दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखें कि सदिश गुणनफल में क्रॉस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इस प्रकार के गुणनफल को क्रॉस गुणनफल भी कहते हैं। आइए दोस्तों, क्रम विनिमय नियम को जानते हैं। सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, अर्थात A क्रॉस B B क्रॉस A के बराबर नहीं होता है। इस प्रकार ये दो सदिश आपस में विपरीत दिशा में होते हैं, अर्थात A क्रॉस B बराबर माइनस B क्रॉस A होता है। आइए दोस्तों, सदिश गुणनफल में परावर्तन व्यवहार को समझते हैं। सदिश गुणन का दूसरा गुण है इसका परावर्तनगत व्यवहार। परावर्तन के अंतर्गत यानी दर्पण में प्रतिबिंब लेने पर हमें कुछ ऐसा मिलेगा। x हो जाता है माइनस x, y हो जाता है माइनस y और z हो जाता है माइनस z। परिणाम स्वरूप दोस्तों क्या होता है कि सभी सदिशों के अवयवों के चिन्ह बदल जाते हैं और कुछ इस प्रकार हो जाता है कि a हो जाता है माइनस a, b हो जाता है माइनस b इत्यादि। दोस्तों, परावर्तन में
ए क्रॉस बी का क्या होता है? ए क्रॉस बी हो जाता है कोष्टक में माइनस ए क्रॉस कोष्टक में माइनस बी बराबर हो जाता है ए क्रॉस बी। अतः परावर्तन से ए क्रॉस बी का चिन्ह नहीं बदलता है, आप इसे ध्यान रखें। आइए दोस्तों वितरणशील नियम को जानते हैं। अदिश एवं सदिश दोनों ही गुणन सदिश योग पर वितरणशील होते हैं। अतः ए क्रॉस कोष्टक में बी प्लस सी बराबर ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी होता है, इसे भी आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों सदिश गुणन को विस्तार से समझते हैं। अगर हम सदिशों का क्रॉस गुणन करते हैं तो हमें हर बार शून्य मिलेगा। अगर हम इसे सारणिक विधि से समझे तो आसान होगा। अगर हम दो सदिशों का गुणन का परिमाप निकालेंगे तो कुछ ऐसे निकालेंगे कि सदिश ए गुना सदिश बी गुना साइन थीटा। यहाँ थीटा दोनों सदिशों के बीच बनने वाली कोण को दर्शाता है। यह परिभाषा हमें दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल निकालने में भी मदद करेगा, क्योंकि परिमाप और दिशा ऐसे दो पहलू है जो किसी भी सदिश के द्वारा बताया जाता है। अगर हम क्रॉस गुणनफल को दाहिने हाथ नियम विधि से परिमाप निकालते हैं तो हम सदिश गुणनफल को सही परिभाषित कर सकते हैं। दाहिने हाथ नियम से हमें यह भी पता चलता है कि कोई भी दो समानांतर सदिशों का क्रॉस गुणनफल शून्य होगा, क्योंकि समानांतर सदिशों में दो सदिशों के बीच बनने वाला कोण का मान शून्य होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि साइन 0 डिग्री बराबर शून्य होता है, इस प्रकार पूरा सदिश गुणनफल अभिव्यक्ति का मान शून्य होगा। आइए दोस्तों सदिशों के गुणनफल को समझते हैं। आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर जे कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप क्रॉस के कैप बराबर शून्य होता है, इसे आप याद रखें। आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप होता है, क्योंकि आई कैप क्रॉस जे कैप का परिमाप साइन 90 डिग्री और हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक उसी प्रकार जे कैप क्रॉस के कैप बराबर आई कैप होता है और के कैप क्रॉस आई कैप बराबर जे कैप होता है। दोस्तों सदिश गुणन के क्रम विनिमयता गुण के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जे कैप क्रॉस आई कैप बराबर माइनस के कैप। उसी प्रकार के कैप क्रॉस जे कैप बराबर माइनस आई कैप और आई कैप क्रॉस के कैप बराबर माइनस जे कैप होता है। दोस्तों चित्र में CW दक्षिणावर्त दिशा को दर्शाता है और CCW वामाव्रत को दर्शाता है। आप इसे अपने नोटबुक में लिख लें। दोस्तों क्रॉस गुणनफल को उदाहरण से समझते हैं। माना कि कोई दो सदिश है, सदिश A और सदिश B। आप ध्यान से समझें, सदिश A का अवयव है 1, 3, 4, जिसे हम कुछ ऐसा भी व्यक्त कर सकते हैं I प्लस 3J प्लस 4K और B का अवयव है 2, 7 और -5, जिसे हम कुछ ऐसे व्यक्त कर सकते हैं 2I प्लस 7J -5K। अब A क्रॉस B को हम कैसे निकालेंगे? दोस्तों A क्रॉस B का गुणनफल को हम सारणिक के 3×3 अवयव को हल करके मान निकाल सकते हैं। I, J और K सारणिक में प्रथम पंक्ति में रहेगा, सदिश A का अवयव दूसरे पंक्ति में और सदिश B का अवयव तीसरे पंक्ति में रहेगा। प्रत्येक सारणिक को हल करेंगे और कुछ ऐसा पाएंगे -15 -28I माइनस ब्रैकेट में -5 -8J प्लस ब्रैकेट में 7 -6K।
इसके बाद इकाई सदिश के साथ सरलीकरण और संयोजन करने पर हमें मिलेगा a क्रॉस b बराबर -43i प्लस 13j प्लस k। इस प्रकार हम जानते हैं कि दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल हमेशा आयतीय या लंबवत होगा।